नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवधेश कुमार। दोस्तों, आज मैं आपसे दिल्ली में मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई छापे पर बात करने जा रहा हूं। लेकिन मेरा रिक्वेस्ट फिर यही होगा कि मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सब लोग अपने मित्रों से सब्सक्राइब कराइए। बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है और संख्या बढ़ नहीं रही है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को शेयर भी करिए, इसको लाइक करिए, इस पर कमेंट भी करिए, तभी इस पर बात करने का आनंद होगा। सीबीआई अगर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पर छापा मारी है और उनसे पूछताछ कर रही है तो आम आदमी पार्टी इसका विरोध करेगी। ये तो पहले से तय था। आम आदमी पार्टी ये तो नहीं कहेगी कि बहुत अच्छा हुआ है, सीबीआई बहुत अच्छा काम कर रही है, मनीष सिसोदिया पर तो छापा मारना ही चाहिए था, सीबीआई का हम स्वागत करते हैं, फूल माला पहनाते हैं, ऐसा तो आम आदमी पार्टी कहेगी नहीं। तो इसलिए आम आदमी पार्टी की जो तीखी प्रतिक्रिया है वो बिल्कुल स्वाभाविक है। किसी भी पार्टी के किसी नेता पर सीबीआई, ईडी, कोई एजेंसी छापा मारेगी, पुलिस आएगी तो उसकी पार्टी विरोध करेगी। लेकिन आखिर क्या जो विरोध किया जा रहा है क्या वही सच है? सीबीआई के आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी ने कहा कि इसका एक ही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता से बौखला गए हैं या अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता से डर गए हैं, इसलिए करा रहे हैं। और चूंकि दिल्ली में शिक्षा ऐसा हो गया है मॉडल की दुनिया भर में उसकी चर्चा हो रही है, तो इसलिए वो मनीष सिसोदिया को फंसाना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली का दो ही मॉडल पूरे भारत और दुनिया में चर्चित है, वो है स्वास्थ्य और शिक्षा। तो पहले स्वास्थ्य मंत्री यानी सत्येंद्र जैन को ईडी के शिकंजे में फंसाकर जेल में डाला और आगे मनीष सिसोदिया को डालने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो उन्होंने तो दूसरी चर्चा कर दी कि आज न्यूयॉर्क टाइम्स के फर्स्ट पेज पर दिल्ली के शिक्षा मॉडल की छपी है और वहां छपना आसान बात नहीं होता है। दुनिया का सबसे महाशक्ति देश और उसका सबसे बड़ा अखबार छाप रहा है, तस्वीर छपी है। न्यूयॉर्क टाइम पर आसानी से नहीं छपता है, कितनी वहाँ ऐसे ही फोटो किसी का नहीं लगता है। वो अपने लोगों को समझा रहे थे कि देखो 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 हमारा मनीष सिसोदिया कितना महान काम कर रहा है। ये अलग बात है कि न्यूयॉर्क टाइम्स पर जो फर्स्ट पेज पर जो कुछ छपा है वही खलीज टाइम्स में जो है भी छप गया है और दोनों जगह के पत्रकार एक ही हैं। तो ये पता चलता है कि ये किस प्रकार से खबर मैनेज हुई है। अब ये भी देखना पड़ेगा कि न्यूयॉर्क टाइम्स के किस संस्करण में छपा है, और क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स के अमेरिका के सभी संस्करणों में इस खबर के छापने का कोई बहुत मायने नहीं होगी फर्स्ट पेज पर। तो जाहिर है वो देखना पड़ेगा कि संस्करण भी कौन सा है और कहाँ छपा है। तो अब उससे कि न्यूयॉर्क टाइम्स में कुछ छप जाता है उसके आधार पर तो मूल्यांकन नहीं हो सकता। अखबार में लिखने वाले का अपना मत है और उस विषय पर अभी मैं जाना नहीं चाहूंगा, आप भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि दिल्ली में जो कहा जा रहा है कि दिल्ली में कोई स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांति हो गई और शिक्षा में क्रांति हो गई है, कम से कम धरातल पर देखने वाले ऐसा नहीं मानते हैं। धरातल के लोग मानते हैं कि बहुत ज्यादा शिक्षा में, स्कूलों में और बाकी में वैसा बदलाव है नहीं। रिजल्ट भी देख लिया गया है कि रिजल्ट क्या है। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल उसको प्रचार ज्यादा करते हैं। पहले से उन्होंने माहौल बनाना शुरू कर दिया था कि अब केंद्र सरकार मनीष सिसोदिया को पकड़ने वाली है, सीबीआई इसके पीछे लगाने वाली है। जब सीबीआई की चर्चा तक नहीं थी तब से वो चर्चा करते आ रहे हैं। जैसा सबको मालूम है कि सीबीआई अपने आप नहीं आई है। दिल्ली के मुख्य सचिव ने उपराज्यपाल डीके सक्सेना को अनुशंसा की कि जो दिल्ली की नई शराब नीति, आबकारी नीति है, उसमें गड़बड़ियां हुई हैं, नियम कानून का उल्लंघन हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, उसको सीबीआई जांच उसकी कराई जानी चाहिए। डीके सक्सेना उपराज्यपाल ने उसको सीबीआई की अनुशंसा कर दी, जो शराब नीति 2021-22 है। अब जब अनुशंसा हो गई है और तो जाहिर है कि अब उस पर वो तो होगा कि पूछताछ होगी, छापा होना ही था। लेकिन अब उसमें काफी देर हुआ। अब इसमें जो पहला आरोप यही है कि मनीष सिसोदिया ने स्वयं अपने
हैसियत में अपने स्तर पर 144 करोड़ 36 लाख रुपया की लाइसेंस फीस ही माफ कर दिया। अब सीबीआई जांच में क्या निकलता है नहीं निकलता है, इस पर अभी कोई टिप्पणी उचित नहीं है। लेकिन ये ध्यान रखिए कि मुख्य सचिव की ओर से 8 जुलाई को सौंपी थी। मुख्य सचिव ने अपनी रिपोर्ट उपराज्यपाल को 8 जुलाई को सौंपी थी। तो उस समय से उस रिपोर्ट का अध्ययन हुआ, उसको देखा गया। मुख्य सचिव ने स्वयं उस रिपोर्ट को का अध्ययन किया है। जो उपराज्यपाल की ओर से बयान जारी हुआ था राजनिवास की ओर से, उसमें कहा गया था कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार यानी GNCTD अधिनियम, नेशनल कैपिटल टेरिटोरी दिल्ली अधिनियम 1991 और व्यापारिक लेन देन की नियमावली 1993 और दिल्ली आबकारी नियम 2010, ये तीनों के उल्लंघन का इस रिपोर्ट से साफ साफ पता चलता है। प्रथम दृष्टया में लगता है कि ये उल्लंघन हुआ है। मुख्य सचिव ने अपने रिपोर्ट में लिखा था कि शराब उत्पादन, थोक और बिक्री से जुड़ा काम एक ही व्यक्ति की कंपनियों को दिया गया। अब जाहिर है अगर एक व्यक्ति की कंपनी को देते हैं तो दिल्ली का जो आबकारी नियम था इसमें उसका निषेध था जो 2010 का था। आपने उस नियम को चेंज करके अगर दिया है तो क्यों दिया है? तो अब आप कुछ भी कहें, लेकिन जो शराब नीति थी उसको देखने से ही पता चलता है कि उसमें नियमों का उल्लंघन है, प्रक्रियाओं का उल्लंघन है और कहीं ना कहीं उसमें भ्रष्टाचार हुआ है। संदेह की खाई गहरी होती है। अब उदाहरण के लिए मुख्य सचिव ने अपने रिपोर्ट में बताया है कि एयरपोर्ट जोन लाइसेंस के लिए सबसे कम जो बोली लगाई गई थी फॉर्म, उसका बयाना 30 करोड़ आपने वापस कर दिया। अब उसमें ये, जबकि वो फार्म जो है हवाई अड्डा अधिकारी जो होते हैं उनसे एनओसी पाने में विफल रहा था। दिल्ली का शराब कानून या आबकारी कानून जो भी आप कह सकते हैं 2010 था, उसका नियम 48(11)B में साफ लिखा है कि अगर बोलीदाता सफल अपने को मानते हैं तो उनको तभी मिलेगा जब सारी औपचारिकता वो पूरी कर ले। अगर औपचारिकता नहीं पूरी करेंगे तो जमा राशि जब्त की जाएगी। तो ये उनसे की गई थी। कुछ बातें ऐसी हैं जिनका आप तार्किक उत्तर ढूंढ नहीं सकते हैं। उदाहरण के लिए 8 नवंबर 2021 को एक आदेश जारी किया गया कि जिसमें विदेशी शराब के दर क्या होंगे, मूल्य क्या होंगे, उसके गणना का फार्मूला बदल दिया गया। अब क्यों बदल दिया गया? अब बियर जो होता है उस पर किसी जो सक्षम अधिकारी है, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, उसकी मंजूरी के बिना 50 रुपया पर केस के आयात पास शुल्क को हटा दिया गया। अब इससे खुदरा विक्रेताओं के लिए सस्ता हो गया। हाँ, अब मुख्य सचिव ने शराब की दुकान का जो लाइसेंस देने में चूक थी उसको सरकार को बताया कि लाइसेंस देने में चूकें हो रही है। उसमें पॉइंट आउट किया था कि ये समस्या आपके सामने है, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय वो प्रावधान बदल दिया और आबकारी विभाग ने खुदरा विक्रेताओं को लाइसेंस शुल्क के भुगतान में चूक के लिए जो है कार्रवाई करनी ही नहीं पड़े और उसके लिए जो टेंडर का नियम था उसमें बदल दिया। अब जाहिर है कहीं ना कहीं इससे तो वित्तीय लाभ पहुंचाना था। जैसा सबको मालूम है कि शराब ठेकेदारों को पहले 2.5% कमीशन मिलता था, 12.5% कर दिया गया। शराब की क्वालिटी सही है या गलत है, ये शराब बनाने वाली कंपनी को ही इसकी जांच की अधिकारी दे दी गई। अब तो उपराज्यपाल ने स्वयं, जो उस समय के उपराज्यपाल थे, उन्होंने स्वयं जब जानकारी मिली तो इन सब पर आपत्ति जताई, लेकिन जो है वो कैबिनेट की मंजूरी भी इसमें नहीं ली गई। बिना मंजूरी लिए हुए इसको पहले लागू कर दिया गया। उसके बाद 14 जुलाई को जब हंगामा हुआ तो तब इसमें कैबिनेट की मीटिंग बुला के इस पर मुहर लगा दी गई। अब ये तो बात साफ है कि कोरोना काल में दिल्ली सरकार को, अरविंद केजरीवाल को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा। तो शायद उसमें अब अरविंद केजरीवाल जिस ढंग से अपने को
बताते हैं वो कुशल प्रशासक है, उनके साथी कुशल प्रशासक है, दिल्ली को बेहतर चला रहे हैं। दिल्ली के लोग जानते हैं कि आप सड़कों पर चलेंगे तो सड़क के दोनों ओर की आप दुर्दशा देख सकते हैं। आपको दिल्ली ढहता हुआ, दिल्ली ध्वस्त होता हुआ दिख जाएगा, लेकिन उस पर अभी बात नहीं करनी है। लेकिन तो एक नीति बनी जो ऐसा लग रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को शराब कैसे लोगों तक पहुंचे, विक्रेता ज्यादा से ज्यादा शराब बेचे, इसके लिए कैसे प्रोत्साहित किया जाए, खरीदने वाले को प्रोत्साहित किया जाए, पीने वाले को प्रोत्साहित किया जाए, और उसकी दृष्टि से ही सारे नियम बनाए गए और इसको 17 नवंबर से लागू कर दिया गया। अब ये तो शराब चलो दिल्ली में बिकती है, देश में बिकती है, लेकिन कोई सरकार बिल्कुल मिशन की तरह बना दे कि ज्यादा से ज्यादा हमारे राज्य में शराब बिके, लोग ज्यादा से ज्यादा खरीदें, लोग ज्यादा से ज्यादा पिए, इसके लिए नियम कानून और सब बना दिए जाए, तो आप इसको क्या कहेंगे? अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने यही किया है। ये पहली सरकार होगी भारत में जिसने शराब अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, उसकी बिक्री बढ़े, लोग ज्यादा से ज्यादा पिए, उसको एंजॉय करे, ज्यादा से ज्यादा बेचने के लिए खुदरा विक्रेता, थोक विक्रेता प्रोत्साहित हो, पैदा करने के लिए प्रोत्साहित हो, ऐसा किया गया था। अब दिल्ली को 32 जोन में बांटा गया था, लेकिन इसमें 16 कारोबारियों को ही अनुमति दी गई। 849 दुकानों का खुदरा लाइसेंस 16 लोगों को मिलने का मतलब यह है कि किसी लोगों का एकाधिकार कायम हो गया। उसमें भी देखने की जरूरत है कि 16 ही 32 जो जोन बट गया है, 16 लोग भी 16 हैं या अलग अलग है। जो बड़े कारोबारी थे वो तो भारी छूट का ऑफर खरीदारों को देते रहे, उससे छोटे विक्रेताओं को भी समस्या पैदा हो गई। अब खुदरा कीमत क्या पता ही नहीं चलता था, होलसेल का पता तो चल जाता था। तो अब ये सारी बातें ऐसी है कि आप शुल्क माफ कर रहे हैं, किसी का शुल्क वापस कर दे रहे हैं, आप उसमें जो है आप कमीशन बढ़ा दे रहे हैं। अब इन सब में लेन देन नहीं हो कि कम लोगों को सारा ठेका दे रहे हैं, तो कैसे होगा? दिल्ली में आपने देखा जगह जगह मोहल्लों में शराब दुकानों के विरुद्ध बड़े बड़े आंदोलन हुए, लोग धरने दिए, प्रदर्शन दिए, एक आध जगह बंद भी हुआ, लेकिन सब जगह नहीं हुआ है। तो इसलिए वित्तीय भ्रष्टाचार तो इसमें दिखता है, नियम प्रक्रियाओं का उल्लंघन भी दिखता है, लेकिन साथ ही साथ इसमें सांस्कृतिक सामाजिक प्रश्न है कि क्या किसी सरकार को इस तरह शराब की खरीद बिक्री को प्रोत्साहित करने के लिए कदम उठाना चाहिए? आपको राजस्व चाहिए, आपको टैक्स चाहिए, आपको रेवेन्यू चाहिए, धन चाहिए, लेकिन इसके लिए क्या ऐसे ही नीति चलानी है? अब 3 बजे रात तक क्लब और रेस्तरां को खोलने की अनुमति दे दी गई, पहले होटलों को अनुमति दे दी गई थी। अब छत समेत कहीं भी आप शराब परोस सकते थे, इससे पहले खुले में शराब परोसने पर रोक थी। अब बार को इतनी छूट दी गई कि आप मनोरंजन का कोई भी वहां कार्यक्रम करा सकते हैं। अब बार काउंटर पर जो है खुल चुकी बोतलों पर सेल्फ लाइफ पर कोई पाबंदी हटा दिया गया। तो ये क्या मतलब है? रात 3 बजे तक जैसे चाहे शराब बेचे, जैसे चाहे मनोरंजन करे, खुले में आप पिए बैठे। अब शराब के नशे में धूत लोगों के नाम पर मनोरंजन में क्या क्या हो सकता है? पहले वर्ष में दिल्ली में ड्राई डे 21 होता था, उसको घटाकर 3 कर दिया गया, यानी पर्व त्योहार के दिन भी शराब बिके, लोग ज्यादा से ज्यादा शराब पिए। तो ये समझना मुश्किल है कि आखिर अरविंद केजरीवाल जो देश की बात कर रही है कि देश को हमको महान बनाना है, ये कैसा समाज बनाना चाहते थे? सीबीआई तो अपनी जांच करेगी, लेकिन सीबीआई के अलावा भी बड़ा क्वेश्चन है। तो उनको तो जनता के बीच भी इसका जवाब जाना चाहिए कि क्या कोई सरकार ऐसा कर सकती है? लेकिन सीबीआई जांच कर रही है। मेरा भी मानना है कि सीबीआई ईमानदारी से जांच करे, अनावश्यक कि कोई किसी को परेशानी नहीं हो, लेकिन जांच तो होगी। नियम बदले, आपने उसको बदल करके फिर पुराने नियम लागू कर दिए, तो इसका मतलब आप भी इससे असहमत थे। अब आम आदमी पार्टी अनेक प्रकार के तर्क देती है। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की सरकार हर प्रकार की गलतियां करती है और उसके पक्ष में तर्क भी देती है, अपने लोगों को सहमत भी कराती है, ये उनको कला आती है। लेकिन ये न्यायालय में और जांच एजेंसियों के सामने नहीं चल सकता है। अगर अरविंद केजरीवाल को, संजय सिंह को या आम आदमी पार्टी को, पूरी सरकार को लगता है कि सीबीआई, केंद्र सरकार सीबीआई के माध्यम से जानबूझकर उनको परेशान कर रही है या उनकी राजनीति को खत्म करना चाहती है, तो अभी तक वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में इसके खिलाफ क्यों नहीं गए? जाना चाहिए था, क्योंकि उनको मालूम है कि दिल्ली आबकारी नीति में गड़बड़ी हुई थी। अब हम आप तो जानते नहीं है किसके हाथ में कितने पैसे आए हैं,
लेकिन बगैर पैसे के लेन देन के यह हो नहीं सकता है। बहुत आरोप है, बहुत सारी चीजें लोग बता रहे हैं कि दिल्ली का ओबेरॉय होटल है, ओबेरॉय होटल में ही सबसे मीटिंग होती थी, आबकारी विभाग के कर्मचारी वहां बैठते थे, कुछ मनीष सिसोदिया के करीबी बैठते थे, कुछ आम आदमी पार्टी के लोग आते थे, अलग अलग राज्यों से खासकर तेलंगाना के शराब व्यापारी आते थे, वहां चीजें तय होती थी। तो अब ये सब चीजें अगर हुई हैं तो इन सब की जांच होंगी। बहुत सारी तस्वीरें सामने आ गई हैं, जिन तस्वीरों से पता चलता है कि शराब के व्यापारियों के साथ इनके रिश्ते हैं। वैसे शराब के व्यापारियों के साथ किसी का रिश्ता होना कोई अपराध नहीं है। जब शराब बेचने की छूट है तो उसका व्यापार कोई न कोई करेगा, और जब इतने लोग पीते हैं तो व्यापार से घृणा नहीं कर सकते हैं। लेकिन वो वैध तरीके से हो, नियम के तहत हो, और अधिक से अधिक शराब बेचने, खरीदने और पीने को प्रोत्साहित नहीं किया जाए, ये तो किसी सरकार का दायित्व है। तो इसलिए मेरा मानना यह है कि आम आदमी पार्टी जो भी तर्क दे रही है उसका कोई मायने नहीं है। अगर वो बेदाग हैं तो छूटेंगे, लेकिन अगर मुख्य सचिव ने ठीक से जांच परख करके और सिफारिश की है और उसके आधार पर उपराज्यपाल ने सीबीआई को भेजा है, तो इसमें तथ्य हैं और तथ्य दिखाई पड़ते हैं कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, नियम कानून का उल्लंघन करके, और इसमें नई आबकारी नीति बनाई गई। और उसके पीछे जो कारण रहा होगा वो तो फिर मनीष सिसोदिया बताएंगे, अरविंद केजरीवाल बताएंगे। तो मेरा मानना है मित्रों कि हम सब किसी के बात में आने की बजाय फैक्ट को देखें, क्योंकि दिल्ली की आबकारी नीति अगर सफल हो जाती तो अलग अलग राज्य इसी प्रकार से नियम कानूनों को ताक पर रख करके और शराब नीतियां बनाते, जिसमें शराब बेचने वाले कुछ ऐसे लोग, सामान्य शराब के विक्रेताओं को इससे ज्यादा लाभ नहीं होना था, लेकिन जो बड़े व्यापारी थे उनके लिए प्रोत्साहन के, उनके काम करने की पूरी छूट थी। ऐसे माफिया पैदा होते, वो सब काम करते, और माफिया पैदा करने के इसमें रास्ते भी थे। आप 32 जोन में बांट दीजिए और उसको अलग कुछ ही कंपनियों के हाथों में दे दीजिए, तो ये सब तो गलत लगता ही है। तो मित्रों, अभी मैं यहीं तक इसको खत्म करना चाहता हूं, आबकारी नीति को दिल्ली की, और सीबीआई की जांच चल रही है। सीबीआई के बाद शायद ईडी भी आएगी, क्योंकि अगर नगद लेन देन हुआ है गलत तरीके से तो ईडी आएगा। तो आम आदमी पार्टी जो भी तर्क दे, उनके बारे में भी यही कहा गया था सत्येंद्र जैन के बारे में कि वो तो बिल्कुल निर्दोष है, बेदाग हैं, लेकिन उनके पास जो बेनामी संपत्ति निकली है, जो संपत्ति आई है, अभी तक उसके बारे में ठीक से वो हिसाब दे नहीं पाए हैं। अगर ऐसा होता तो कोर्ट तो उनको जमानत दे देता। वो मई में अरेस्ट हुए और अभी तक जेल में है, कोर्ट अभी तक उनको जमानत नहीं दे रही है। तो ये प्रश्न तो खड़ा करता है कि आम आदमी पार्टी के ये नेता, जो आम आदमी पार्टी के स्तंभ थे, वो कैसे ईमानदार थे। धन्यवाद मित्रों, मेरा चैनल जरूर देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए वीडियो को।